अब हम आते हैं नस्ल सुधार में। हमें आमतौर पे पाया गया है कि हमारी जो गायें हैं या भैंस हैं, उनके अंदर दूध की जो प्रोडक्टिविटी है, पैदावार कम है। इसके लिए सरकार द्वारा कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बनाए गए हैं ताकि हम दूध के उत्पादन में क्रांति ला सकें। अच्छी नस्ल के सांडों के वीर्य भी रखे गए हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी लाया गया है। और हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य राज्य भी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक को भी अपना रहे हैं। सेक्स सॉर्टिंग टेक्निक में यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम यदि चाहें तो मादा ही जो बछड़ा है वो हम ले सकते हैं, फीमेल काफ ही ले सकते हैं, क्योंकि मेल काफ आज के दिन जो ड्राफ्ट पावर है वो घट रही है। मेल का कार्य बहुत कम हो गया है और कृषि में भी इसका प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, तो जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए ये एक इस तकनीक से, सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से हम केवल फीमेल काफ ही पैदा कर सकते हैं और उससे हमारा दूध उत्पादन बढ़ सकता है। साथियों, पशुओं के लिए सबसे जरूरी चीज है संतुलित आहार। आवश्यक पोषक तत्व जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन का उचित अनुपात में हमें अपने पशुओं को देना चाहिए। ये बात ध्यान रखने है कि पशुओं को यदि हमें दूध की मात्रा बढ़ानी है तो हरे चारे की मात्रा अधिक से अधिक होनी चाहिए। लगभग 20 से 22 किलोग्राम तक का हरा चारा, यदि आपकी दुधारू पशु है और ये क्रॉस ब्रीड है, 30 से 35 किलो दूध देती है, तो 20 किलो कम से कम हरा चारा देना चाहिए। सूखे चारे की मात्रा भी 3 से 5 किलोग्राम होनी चाहिए। और कंपोजिट फूड जिसको कहते हैं, उसमें 2 से 3 लीटर दूध देने वाली गाय को 1 किलोग्राम कम से कम देना चाहिए। लवज, खनिज लवण जिसको मिनरल्स कहते हैं, वो भी प्रतिदिन 50 ग्राम जरूर देने चाहिए। गाय को प्रतिदिन 115 से 150 लीटर पानी जरूर देना चाहिए। भैंस को 80-85 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। कुछ भैंसें 60 से लीटर पानी में भी चल सकती है, जो छोटे कद की हैं और जिनका दूध कम है। दाने का जो मिश्रित हम आहार बनाते हैं उसको ठीक से पीसना चाहिए, साबुत दाना नहीं देना चाहिए। पीसते समय ये देखना चाहिए कि कोई बाहर का कोई जो फॉरेन मटेरियल है वो उसके साथ ना पिस जाए, और दाने को बहुत बारीक भी नहीं करना चाहिए। दाने को भिगो करके देने से वो स्वादिष्ट हो जाता है और उससे अधिक लाभ। पशुओं, डेयरी पशुओं के लिए जगह, अब हमें देखना है कि कितनी जगह है। हम कई क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जगह बहुत कम होती है, ना खुला स्पेस होता है, और पशु एक की जगह में 2-2, 3-3 पशु रुकते हैं, तो इससे उसकी उत्पादकता घट जाती है। तो कुछ वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार गाय के लिए 3.5 वर्ग मीटर की आवश्यकता है, जो हमारा कवर्ड एरिया है, और इससे दुगना एरिया खुला होना चाहिए उसमें, क्योंकि गाय को थोड़ा बाहर घूमने के लिए भी जरूरत होती है। भैंस को 4 वर्ग मीटर प्रति भैंस और 8 वर्ग मीटर खुला एरिया होना बहुत जरूरी है। सांड के लिए थोड़ा एरिया ज्यादा चाहिए, उसको 12 वर्ग मीटर का हमारा कवर्ड एरिया और 24 वर्ग मीटर खुला एरिया। छोटे बच्चों के लिए ये जगह कम हो जाती है। यदि बिल्कुल छोटा बच्चा है, युवा है, तो 1 वर्ग मीटर उसको कवर्ड एरिया चाहिए, और थोड़ा बड़ा बछड़ा है तो 2 वर्ग मीटर का कवर्ड एरिया, और इससे दुगना ही खुली जगह होनी चाहिए। शेड की ऊंचाई, शेड इस प्रकार से बना होना चाहिए कि उसके अंदर धूप भी आए और हवा भी जाए। मध्य और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में 175 सेंटीमीटर, और जो ड्राई एरिया है उसमें 222 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम पशुओं को रहने के लिए ठीक उपयुक्त स्थान नहीं देंगे तो उसकी पैदावार विपरीत रूप से प्रभावित होती है। दूध देने वाले पशुओं का रखरखाव बहुत जरूरी है।
ज्यादातर के ब्याने के बाद पशुओं को बच्चेदानी की सफाई तथा जेर निकालना अति आवश्यक है। जेर निकालने के बाद जो गाय या भैंस नई नई ब्याई है, उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो उसको हमें 2 बार सुबह और शाम काढ़ा बना करके पीना चाहिए। काढ़े के अंदर ये सभी तत्व जैसे अजवाइन 25 ग्राम, बड़ी इलायची 25 ग्राम, काला नमक 25 ग्राम, मेथी 25 ग्राम, सोडा 25 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, पानी 2 लीटर। इस प्रकार से हम काढ़ा बना करके हमें दिन में 2 या 3 बार पिलाना चाहिए। बच्चा पैदा होने के 6 से 8 घंटे तक यदि पशु जेर न डाले तो हमें पशु चिकित्सक से भी संपर्क करना चाहिए। गाभिन गाय और भैंसों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। उनके लिए हमें सूखे में स्थान रखना चाहिए। गाभिन भैंसों को लगभग 60 दिन पहले, जिस दिन ब्यात का जो समय है उसके 60 दिन पहले दूध लेना बंद कर देना चाहिए। पहले 2-3 दिन तक दिन में 1 बार दूध निकालें, फिर अगले 2 दिन तक 2 दिन में 1 बार दूध निकालें, और फिर 3 दिन में 1 बार, फिर 4 दिन में 1 बार, ताकि इस प्रकार से उसका दूध सूख जाए। कम से कम 60 दिन का यदि हम ये अंतराल रखते हैं तो अगले ब्यात के अंदर दुधारू पशु अच्छा दूध, अधिक दूध देता है। दुधारू ऐसी गाभिन पशुओं के लिए स्थान, नीचे का स्थान सूखा होना चाहिए, उसकी सफाई हमें बार बार करनी चाहिए। पशुओं को, गाभिन पशुओं को लंबी दूरी तक हमें नहीं चलाना चाहिए। ब्याने से 4-5 दिन पहले उसे बैठने के स्थान को सूखा किया जाना चाहिए, उसको साफ बिछौना बिछाना चाहिए। ब्याने से पहले पशु को सामान्य खुराक के अतिरिक्त लगभग 60 ग्राम खनिज मिश्रण और 100 मिलीलीटर कैल्शियम घोल प्रतिदिन अवश्य देना चाहिए, क्योंकि खनिज मिश्रण व कैल्शियम घोल देने से अधिक दूध देने वाले पशुओं में मिल्क फीवर नाम की बीमारी से बचाया जा सकता है। साथियों, जो अधिक दूध देने वाले पशु हैं उनके अंदर मिल्क फीवर नाम की एक बीमारी है, जो कि बीमारी नहीं है, केवल वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसलिए उनको कैल्शियम कुछ दिन पहले कैल्शियम देना चाहिए। ब्यात के लगभग 60 दिन पहले और 30 दिन बाद पशुओं को 2 ग्राम विटामिन ई प्रतिदिन खिलाने से थनैला रोग होने की संभावना कम हो जाती है। आप सभी ने सुना होगा थनैला रोग, जिसको मस्टैटिक्स भी कहते हैं, इससे पशु खराब हो जाता है। यदि ये रोग आ जाता है तो इसकी बाद में इसका बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो हमने ये देखा कि 2 थन या 3 थन भी खराब हो जाते हैं और सारा पशु भी खराब हो जाता है। इसलिए इसका उपचार के लिए हमें पहले से ही 2 ग्राम विटामिन ई प्रतिदिन खिलाएंगे तो ये रोग कम आएगा और हमें इस रोग से होने वाली हानि को बचाया जा सकता है। ब्याने के समय जो प्रसव में दर्द होता है, 2-3 घंटे पहले बच्चे का जन्म हो जाता है। यदि दर्द होने से 2-3 घंटे में बच्चे का जन्म हो जाता है तो अच्छी बात है, या हम 3 से 4 घंटे तक इसमें थोड़ा समय का इंतजार कर सकते हैं। यदि फिर भी नहीं होता है, ज़्यादा लंबे समय तक हमें इंतजार नहीं करना चाहिए और हमें पशु चिकित्सक की मदद ले लेनी चाहिए। फिर बच्चा होने का बाद बच्चे का भी उचित पालन पोषण करना बहुत आवश्यक है। बच्चों को अच्छे तरीके से साफ कर देना चाहिए। एक अच्छा कपड़ा लेकर के उनके नाक और मुंह को अच्छी तरीके से साफ करें। बच्चे की सफाई होने के बाद उसको अपनी माँ के पास छोड़ देना चाहिए। माँ उसको चाट करके उसके शरीर के रक्त संचार को ठीक कर देती है। बच्चा पैदा होते ही उसकी नाभि, सूंड नीचे से 2 इंच नीचे से साफ धागे से बांध दें और एक नया ब्लेड लेकर के उसको काट दें ताकि वो पके ना, और लाल दवाई जरूर लगाएं ताकि उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो। बच्चों को कई बार इसमें सूंड में इन्फेक्शन हो जाता है, हम लाल दवाई नहीं लगाते हैं और इससे वो पक जाता है, फिर इन्फेक्शन बढ़ जाता है
और ये बहुत बाद में हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहता है। यदि हम इसके सूंड को ठीक तरीके से काटेंगे तो और उसके बाद लाल दवाई लगाएंगे तो इन्फेक्शन होने के चांस नहीं रहते हैं। भैंस और बच्चे को उसको डिटॉल आदि से नहलाना चाहिए और पैदा होने के लगभग आधे घंटे बाद खीस पिलाना चाहिए। बच्चे को शरीर के भाग का 1/10 भाग खीस जरूर पिलाना चाहिए। माना कि बच्चे का लगभग जो वेट है वो 20 किलोग्राम है तो हमें 2 किलोग्राम खीस उसको पिलाना चाहिए। खीस क्योंकि रोग निरोधक होता है, बच्चों के अंदर रोग नहीं लगते हैं, इसलिए खीस बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब बच्चा 10 दिन का हो जाए तो उसके अंदर पेट के अंदर कीड़े होने की संभावनाएं बहुत होती हैं, इसलिए कीड़े की दवाई लेनी चाहिए और इस विषय में हमें पशु चिकित्सक की सलाह भी लेनी चाहिए। पशुओं के मुख्य रोग, पशुओं में 2 प्रकार से रोग फैलते हैं। एक असंक्रामक रोग जो एक दूसरे में नहीं फैलता, केवल पशुओं के अंदर कमी की डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी, फास्फोरस व अन्य खनिज पदार्थों की डेफिशिएंसी। इसलिए हमें इनको संतुलित आहार खिलाना चाहिए। संतुलित आहार खिलाने से हम इस प्रकार के रोगों से बच जाते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, अधिक दूध देने वाली गाय या भैंस को मिल्क फीवर नाम की बीमारी हो जाती है। उसको से बचने के लिए हमें कैल्शियम और संतुलित आहार देना चाहिए। संक्रामक रोग जो 2 प्रकार से हैं, विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित। एक बैक्टीरिया है, एक वायरस से फैलता है। मुंह पका रोग, मुंह खुर रोग, पोपनी रोग आदि नाम से जाने जाते हैं। इसमें पशु को दस्त लग जाते हैं, पशु को बुखार आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से पानी आने लगता है। इस प्रकार का रोग हो तो हमें तुरंत पशु चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। जीवाणु जनित रोग भी भैंसों और गाय के अंदर पाया जाता है, जिसको गलघोटू, लंगड़िया बुखार आदि कहते हैं। ये रोग धीरे धीरे फैलते हैं और एक पशु से दूसरे पशु में भी फैलते हैं। यदि एक पशु आपको लगता है कि वो बीमार हो गया है, गलघोटू है, तो उसे हमें अलग बांधना चाहिए। उसका झूठा चारा दूसरे पशु को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह रोग दूसरे पशु में भी फैल जाता है। पशुओं को रोग से बचने के लिए उपचार से अच्छा बचाव यह है, पहले से हम उन पर ध्यान दें, पशुओं की साफ सफाई रखें, गौशाला पशुशाला को हम साफ रखें, पानी साफ और स्वच्छ पिलाएं, उसके साथ साथ हम उसको संतुलित आहार खिलाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम हमारे पशुओं को इन रोगों से काफी हद तक बचा सकते हैं। पशुओं के मुख्य रोकथाम व नियंत्रण, क्योंकि रोग यदि आ जाता है तो उसका नियंत्रण करने पहले से हमें उसका नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए। जैसे खुर पका व मुंह पका रोग है, इसके लिए टीके लगाए जाते हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में जो पशु अस्पताल हैं उनके अंदर ये उपलब्ध हैं। 4 माह या इससे अधिक समय का जब पशु हो जाता है तो उसको ये पहला टीका लगता है और इसके बाद बूस्टर डोज लगाई जाती है 1 माह बाद, और हर 6 महीने के अंतराल पे ये लगाया जाता है। ये रोग ज्यादातर बारिशों के समय पे आता है, उस समय हमें इसका टीकाकरण जरूर करवा लेना चाहिए। फिर दूसरा गलघोटू रोग है, ये 6 महीने का जब पशु हो जाता है या इससे थोड़ा अधिक आयु का पशु है तब हमें ये गलघोटू रोग का टीका लगवाना चाहिए। पहली डोज के 1 माह बाद हम बूस्टर डोज लगा सकते हैं। ये वर्ष में एक ही बार लगाया जाता है। लंगड़ा बुखार 6 महीने का जब पशु है तब हम उसे को टीका लगाते हैं और जो बूस्टर डोज है वो 1 महीने बाद, पहली डोज के 1 महीने बाद इसको लगा देनी चाहिए और ये एक ही बार यदि टीका लगाया जाए तो पर्याप्त है। ब्रुसेला एक नाम की बीमारी है जो पशुओं के दूध से मनुष्य में भी फैल जाती है, ब्रुसोलोसिस। ये 4 से 6 महीने की आयु का जो मादा पशु है, इसमें फीमेल जो
काऊ या बुफेलो है उसी के अंदर लगाया जाता है। ये मेल के अंदर नहीं लगाया जाता। और इसकी जो पहली डोज के 1 महीने बाद हमें बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। देसी गाय में ये एक ही बार टीकाकरण इसके लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। और संकर नस्ल की गाय में 2 बार लगाना चाहिए। थैलेरोसिस 3 महीने की आयु के में ये एक पहला जो टीका लगता है और उसकी बूस्टर डोज 1 महीने बाद लगाई जाती है। यह भी देसी गाय में 1 बार और संकर नस्ल की गाय में 2 बार लगाया जाता है। एंथ्रेक्स 4 महीने की आयु या इससे अधिक हो तो इसकी बूस्टर डोज 1 महीने बाद लगती है। ये वर्ष में 1 बार लगाया जाता है। IVR ये एक विषाणु है जो 3 महीने या इससे अधिक आयु पे लगाया जाता है। पहली डोज के 1 महीने बाद बूस्टर डोज लगाई जाती है और प्रत्येक 6 महीने में लगानी चाहिए। रेबीज यदि कोई पागल कुत्ता इत्यादि काट लेता है तो पता लगते ही तुरंत इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके 4 दिन के अंदर ही इसको हमें टीकाकरण करवा लेना चाहिए। और फिर बाद में 7 दिन बाद 14, 27 और 90 दिन बाद इसकी डोज लगवा लेनी चाहिए ताकि कोई रेबीज आगे ना फैले।